जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाती है तो क्या आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या नहीं? जब भी कोई इंसान बीमार हो जाता है तो क्या आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या नहीं? हाँ निखिल, काही नको बोलूस. येस, अजून काय आन्सर आहे? यस. निखिल, कोरोना हो गया तो क्या करोगे तुम लोग? मेडिकल में जाओगे निखिल या डॉक्टर के पास? यस. ये स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे, नहीं तो उसका इलाज कैसे कर पाएंगे, राइट? सेल्फ मेडिकेशन निखिल हम डिस्कस नहीं कर रहे. ओके, वी आर डिस्कसिंग जब कोई ज्यादा बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं, करेक्ट? सो टेल मी स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सुना है कोई कंपनी बीमार होती है? क्या कंपनी भी कभी बीमार पड़ती है? सर कोई एग्जांपल बता दीजिए. इंडिया में तो बहुत सारे कंपनीज, बीमार कंपनीज मिलेंगे. एक ढूंढने जाओगे तो 10-10, 20-20 बीमार कंपनी आपको मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, किंगफिशर एयरलाइंस. किंगफिशर एयरलाइंस. तो स्टूडेंट टेल मी, ये जब कंपनी बीमार हो जाती है तो क्या इनको बंद करवा दे? क्या गवर्नमेंट ऐसे कंपनीज को बंद करवा देती है? आप ही जरा सोचो, अगर ऐसे कंपनीज को अगर हम बंद करवाना शुरू कर दे तो कितने प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे. देयर विल बी लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत सारी समस्या बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स. इट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन अवर इकोनॉमी, जीडीपी. सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर अगर हम ऐसे बीमार कंपनियों को बंद करवा दें. तो इन बीमार कंपनियों को बचाने के लिए स्टूडेंट्स, भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है. मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्कीम बनाई है. उन्होंने इन बीमार कंपनियों को इलाज करने की एक स्कीम बनाई है, जिसको हम बुलाते हैं BIFR. जिसको हम क्या बुलाते हैं? BIFR. स्टूडेंट्स, ये कंपनियों का हॉस्पिटल है. यहाँ पे बीमार कंपनियों को लेके जाते हैं. बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. ये क्या है? बीमार कंपनियों का हॉस्पिटल. तो जब भी कोई स्टूडेंट्स बीमार कंपनी जब यहाँ पे लेके मतलब लाई जाती है तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे कैसे हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जाता है ना, डॉक्टर के हैंडराइटिंग में, ये दवाएं ले लो सुबह शाम रात को खाने के बाद. वैसे ही यहाँ पे भी एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कंपनी बचाने का. एक प्रिस्क्रिप्शन, अगर इस कंपनी को बचाना है, मान लीजिए कंपनी यहाँ पे आई है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे एक कंपनी आई है BIFR में. ये डॉक्टर है. थोड़ी देर के लिए मान लो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है? और फिर इसको चेक किया जाएगा, इस कंपनी को, और फिर एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि अगर इस कंपनी को बचाना है तो इसके लोन गायब होने चाहिए, इसकी लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, इनके ये असेट्स बेचने पड़ेंगे, तो ये करना पड़ेगा, तब जाके ये कंपनी बच जाएगी. तो जब डायरेक्टर ने इस कंपनी को BIFR में लेके आए तब सिचुएशन वर्स थी. अब सिर्फ डॉक्टर ने क्या किया है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया है. BIFR से क्या मिला है? सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मिला है. अभी तक कंपनी बची नहीं है.
अभी तक कंपनी बची नहीं है। अब यहां से आगे का प्रोसीजर शुरू होगा स्टूडेंट्स। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है ना, इसको स्टूडेंट कहा जाता है स्कीम, कंपनी बचाने की स्कीम, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब इसको आगे लेके जाना पड़ेगा कोर्ट में फॉर सर्टन परमिशंस। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब थोड़ा दूसरा सीन क्रिएट कर देते हैं। ये है कोर्ट, थोड़ी देर के लिए मान लो। ठीक है, और मैं हूं जज। ओके, थोड़ा वहां पे इमेज गलत है बस, बाकी कुछ नहीं। मैं हूं जज, थोड़ी देर के लिए मान लो। डॉक्टर का रोल खत्म, नाउ जज। अब इस कोर्ट में कंपनी को लाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक डायरेक्टर, किसी को तो डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट यहाँ पे रितेश, चलो रितेश इज द डायरेक्टर ऑफ दी दैट सिक कंपनी। रितेश कंपनी को लेके आया कोर्ट में। तुरंत मैंने कहा, अरे इसको यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो सर? ये जज साहब, ये सिक कंपनी है, इसको बचाना है। अरे फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था ना, उधर लेके गए क्या? हाँ, वहां पे लेके गए हैं, उन्होंने एक चिट्ठी दिया है, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो चलो ठीक है, दिखाओ क्या क्या लिखा है उधर, बता दो स्कीम। तो स्कीम मैंने पढ़ी, और स्कीम के हिसाब से मैं अभी हर एक करके जिसका जिसका रोल है कंपनी बचाने के लिए, उसको उस कटघरे में बुलाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम बुलाते हैं, एक एक को मैंने रोल दिया है। मान लीजिए निखिल, निखिल इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है निखिल, तो आपको इस कटघरे में आना पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन निखिल वो कटघरे में आ गया, और निखिल तुम्हें इस कंपनी से 20,000 रुपया लेना है। ओके, यू आर अ क्रेडिटर, तो वैसा चेहरे पे दिखना चाहिए। आपको कितना रुपीस लेना है? 20,000। मैं जज हूं, मैंने आपसे पूछा आपको कंपनी से कितने रुपीस लेने हैं? निखिल सिंह 20,000। बोलो ना निखिल, कितना रुपीस लेना है? किधर गया निखिल? है ना ऑनलाइन? 20,000 रुपये। जज साहब, ओके ठीक है, 20,000 रुपया लेने हैं। जरा एक बार देखो कंपनी की हालत। एक या दो दिन की मेहमान है, क्या आपको कोई तरस नहीं आ रहा है? 20,000 के बजाय आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या आप इस बात से राजी हो? 20,000 के बदले में 10,000 मिलेंगे, बताइए। ओके, ये तो सीधे साधे क्रेडिटर नहीं है, ये इतना जल्दी मानने वाले नहीं है। देखो, आप अभी मना कर रहे हो, कंपनी आज है, 2 दिन के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगी, पूरी की पूरी कंपनी चौपट हो जाएगी। 10,000 मिल रहे हैं ना, तो चुपचाप लीजिए, नहीं तो वो 20 भी नहीं मिलेंगे और 10 भी नहीं मिलेंगे। तो अब फिर से मैं पूछ रहा हूँ आखिरी बार, क्या आपको 10,000 रुपया मिलेगा, चलेगा 20,000 रुपये के बदले में? अभी तो उनको, यस, अभी तो उनको मानना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है स्टूडेंट्स, चॉइस नहीं है।
हाँ, अगर वो डिस्प्यूट करते हैं तो झगड़ा होगा और वो झगड़ा फिर से कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा, और जब वो राजी हो जाएंगे, ऐसे सेटलमेंट को कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज जब दोनों पार्टी मिलके एक डिसीजन पे आती है, उसको कहा जाएगा कॉम्प्रोमाइज। हाँ, अगर वो सीधे सीधे मान रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कंपनी, उसको कहा जाएगा अरेंजमेंट। दैट विल बी कॉल्ड एज अरेंजमेंट। दिस इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज जब दोनों पार्टी में डिस्प्यूट हो, और डिस्प्यूट होने के बाद फिर एक डिसीजन पे अराइव करना है, सेटलमेंट होगा म्यूचुअली, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज। अदरवाइज अगर वो सीधे सीधे मान रहे हैं कि हाँ हमें चलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अरेंजमेंट। तो चलो, क्रेडिटर का तो काम हो गया। अब आगे बुलाते हैं नेक्स्ट, कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर्स। यस, अब आगे नेक्स्ट नीलेश को पेश करेंगे कटघरे में। नीलेश का रोल है शेयर होल्डर्स का, तो एज अ शेयर होल्डर मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो टेल मी शेयर होल्डर्स, आपकी शेयर कैपिटल कम कराई जाएगी, क्या आपको मंजूर है? जरा कंपनी की हालत तो देखो, क्या आपके आंखों में आंसू नहीं आ रहे? यस नीलेश, यस, रोना बंद कीजिए और बता दीजिए कि क्या आपकी कैपिटल हम थोड़ी कम करेंगे, 50%, 60%, क्या आपको मंजूर है? यस। भला ये लोग कैसे मना कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये तो कंपनी के कौन है? ये तो कंपनी के मालिक है। इनको तो राजी होना ही था। जब कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर आपसे अगर पूछ रहा है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या आप मना कर देते हो? डॉक्टर बोलता है इसका दिल निकालना पड़ेगा, क्या आप मना करोगे? आप बोलोगे जो निकालना है वो निकालो, बस उसको बचा लो। तो यही हालत है शेयर होल्डर्स की। कुछ भी करो पर इस कंपनी को बचा लो, तो वो तो रेडी हो गए। तो ऐसा करते 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 स्टूडेंट्स, हम हर एक को बुलाएंगे कटघरे में, और जितना हो सके उतना कंपनी की जो वी कैन से कंपनी का जो पोजीशन है, लॉस वाला पोजीशन, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम उसको नए से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, मरम्मत करेंगे कंपनी को। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्या है। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को। तो अभी हमें ये जानना है कि इसके क्या क्या स्टेप्स है, कंपनी को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलो वो थोड़ा अभी डिटेल में लिखना शुरू करते हैं। आप अभी मेरे साथ लिखो, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए। ओके, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। कटघरे का भी एक इमेज था, मैंने पेस्ट किया था पर वो किधर गया पता नहीं। हाँ, ये रहा। ठीक है, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी, हमने किसी स्टूडेंट को बुलाया नहीं। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन, आप मेरे साथ साथ लिखो अंडर द चैप्टर नेम, व्हेन कंपनी इज, when company is in bad financial position, directors prepare a plan to improve financial position of a company. Now you must be saying sir, आपने तो बोला ये प्लान तो बीआईएफआर देता है, और यहाँ पे आपने लिखा है डायरेक्टर्स बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, हर कोई बीमार कंपनी बीआईएफआर में नहीं जाती। ओके, ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है जब कोई कंपनी बीआईएफआर में जाती है।
सब लोगों को मालूम हो जाता है कि ये कंपनी ठीक ठाक नहीं है, इसकी मरम्मत की जाने वाली है, इसलिए कुछ कंपनियां बीआईएफआर में जाना पसंद नहीं करती। आगे, when such a plan gets approval from creditors, shareholders, in a court of law, कोर्ट ऑफ लॉ मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इट इज नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, special resolution is required to be passed in general meeting. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, पुराने लॉज में जब कंपनी किसी भी कंपनी का अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसके नाम के आगे ये जोड़ना पड़ता था। फॉर एग्जांपल, अभी ये कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, अगर इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो आगे बैलेंस शीट के हेडिंग में हमें ये लिखना पड़ता था XYZ लिमिटेड एंड reduced. But as per the new law, that is Companies Act 2013 के में 13 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 में था ये प्रोविजन कि आपको कंपलसरी कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस वर्ड जोड़ना पड़ता था आफ्टर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ताकि लोगों को पता चले कि इस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। ओके, एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ता है आपको मैंने बता ही दे दिया कि जो कंपनी लॉस में है, जो डूबने वाली है, उसको बचाने की कोशिश की जाती है। बिकॉज फ्यू कंपनीज आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ देयर बैलेंस शीट। उनके बैलेंस शीट में ढेर सारे लॉसेस दिखाई दे रहे हैं एसेट साइड में, एसेट साइड में ढेर सारी इंटेंजिबल एसेट्स दिख रहे हैं। दैट इज वाई वो करेक्ट असेट्स की वैल्यू रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। बहुत सारे लायबिलिटीज बढ़ गए हैं और जो कैपिटल दिख रहा है वो एक्चुअल में उतना है नहीं, बिकॉज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसेट्स। तो इसको करेक्ट करना जरूरी है, इस सिचुएशन को करेक्ट करना जरूरी है, लॉस को हटाना जरूरी है। तो उसके क्या क्या स्टेप्स है ना वो हम लिखेंगे और साथ में जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलो जान लेते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। So these are the 4 steps which company takes generally for internal reconstruction. जरूरी नहीं सारे स्टेप्स लेने चाहिए। पहला है अल्टरेशन। अल्टरेशन ऑफ व्हाट? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तीसरा स्टेप है सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फोर्थ स्टेप है कॉम्प्रोमाइज
और अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ओके, तो चलो हर एक हेडिंग के अंदर क्या क्या हमें सीखना है वो जान लेते हैं। तो शुरू करूंगा मैं फर्स्ट अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल से स्टूडेंट्स, ठीक है। ए पार्ट, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस अल्टरेशन? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कोई कैपिटल को रिड्यूस नहीं करने वाले हैं। अगर आपका प्रीवियस कैपिटल 100 का है तो फ्यूचर में भी 100 रुपीज की ही कैपिटल रहेगी, बस खाली उसमें अल्टरेशन क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स शायद कम या ज्यादा हो सकता है। अमाउंट वाइज इट विल रिमेन द सेम। तो फर्स्ट है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। वन ऑफ द वी कैन से वन ऑफ द तरीका ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज सब डिवीजन। वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग अल्टरेशन इज सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो चलो ये जान लेते हैं सब डिवीजन का चक्कर क्या है, पहले लिख लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे। इसका जर्नल एंट्री है स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे मैं अमाउंट लिखने वाला हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100। समझाने के लिए मैंने सिर्फ छोटा अमाउंट लिया। नरेशन तो आपको पता है, जो हेडिंग लिखा है वही नरेशन है, बिंग शेयर सब डिवाइडेड। सेकेंड तरीका है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। दोनों साथ में डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, नाउ लिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आप देख सकते हो डेबिट क्रेडिट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, जो पहला था वही अमाउंट है। सब डिवीजन का मतलब क्या है एंड कंसोलिडेशन मींस व्हाट? सब डिवीजन मतलब शेयर के छोटे 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 टुकड़े करना, दैट इज कॉल्ड एज सब डिवीजन। सर एग्जैक्ट मतलब मान लीजिए अगर आपको आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, जिस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और ये रहा एक शेयर सर्टिफिकेट। ओके, और ये शेयर सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू जो है एक इक्विटी शेयर का 100 रुपीज है। 100 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ दैट शेयर। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस शेयर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगी। कैसे सर? ये 100 का शेयर है, करेक्ट, इसको वो डिवाइड करेगी 10-10 रुपए के शेयर्स में। एक शेयर के 10 टुकड़े कर दिए, और एक टुकड़ा कितने का है? 10 रुपए का। अभी मतलब पहले फेस वैल्यू कितना था? 100, और अभी नई फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। ये ओल्ड फेस वैल्यू, ये न्यू फेस वैल्यू। अब न बैलेंस शीट में ये नया कैपिटल दिखेगा, हमने अल्टर किया है, पुराना 100 रुपए का फेस वैल्यू चेंज करके अभी हमने 10 कर दिया। वैल्यू वाइज इट रिमेन सेम। देखो कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल ये पुराना है, हमने डेबिट क्यों किया? बिकॉज अभी इसको कैंसिल कर रहे हैं, लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो डेबिट करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स।
तो वहां पे एक शेयर 100 का था, ऐसा कैलकुलेशन था ओल्ड फेस वैल्यू। अब हमने जो नया एंट्री पास किया है वहां पे एक शेयर नहीं है, कितने शेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शेयर्स, एक की फेस वैल्यू 10, सो 10 × 10, 100। स्टूडेंट इसको कहा जाता है सब डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज सब डिवीजन। ओके, क्लियर है। और इसके अपोजिट होता है कंसोलिडेशन, इसके अपोजिट होता है कंसोलिडेशन। मतलब क्या है, सुनो, कभी कभी मार्केट में कंपनी की जो शेयर वाली है वो इतनी गिर जाती है, इतनी गिर जाती है कि मतलब सामने वालों को भी मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है कि मेरे पास शेयर है इस कंपनी के और एक शेयर मेरा 1 रुपए का है, मेरा एक शेयर 50 पैसे का है, तो वो अच्छा नहीं लगता ना मार्केट में। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे एक एक रुपए के शेयर्स को जोड़ देती है और एक बड़ा सा शेयर बना देती है। अगर 10 रुपए का पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ये रहे, ये सपोज आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का। ऐसे आपके पास 10 शेयर है, तो इन सबको हम जोड़ेंगे और एक ही शेयर सर्टिफिकेट बनाएंगे 100 रुपए का। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंसोलिडेशन, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। हाँ, और सब डिवीजन कब किया जाता है, जब मार्केट में ना फेस वैल्यू वी कैन से बहुत बड़ा हो गया वैल्यू कंपनी के शेयर का, तो उसको फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसका भी एंट्री क्या आएगा कंसोलिडेशन में, पुराना कैपिटल ये है ओल्ड और दिस इज न्यू। तो ओल्ड कैपिटल को हमें कैंसिल करना है, ओल्ड कैपिटल कितने का था, 10 शेयर्स × 10, इसको कैंसिल किया और नया वाला 1 × 100। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो कहने से इन शॉर्ट सब डिवीजन कंसोलिडेशन का अगर समरी के फॉर्म में अगर हमें बताना है तो कहने से सब डिवीजन मीन्स शेयर्स ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन, shares of larger denomination getting converted into shares of smaller denominations, yes or no? And consolidation में क्या होता है, shares of smaller denominations are getting converted into shares of larger denominations। ये पहला सेंटेंस। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ सब डिवीजन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, यस और नो। इन केस ऑफ सब डिवीजन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस। देखो पुराना एक ही शेयर था और यहाँ पे न्यू में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10। एंड इन केस ऑफ कंसोलिडेशन पुराने 10 शेयर्स थे और नए में वो एक ही हो गया, तो कहने से इन केस ऑफ कंसोलिडेशन नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीजेस but value, paid up value remains the same। paid up value in case of alteration, in case of subdivision consolidation remains the same। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए ज्यादा समय लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, तीसरा तरीका अल्टरेशन का, तीसरा और फोर्थ दोनों पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। शेयर्स converted into stock, equity share capital account debit to equity share stock account। stock converted into shares,
इक्विटी शेयर्स स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, लिसन नाउ। यहाँ पे क्या किया जाता है, शेयर्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक का मतलब जब शेयर्स ज्यादा है मार्केट में, जब मार्केट में शेयर ज्यादा है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टॉक में, और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाता है एज अ सिंगल पीस ऑफ स्टॉक। बट शेयर स्टूडेंट्स रिमेंबर, स्टॉक कैनॉट बी बॉट एंड सोल्ड। मार्केट में अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन ओनली इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। तो कंपनी जब मार्केट में बहुत सारे इक्विटी शेयर्स हो गए तो उसको कन्वर्ट करती है स्टॉक में टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो शेयर्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक का ये एंट्री होगा बिकॉज हमारा शेयर कैपिटल कम हो जाता है, स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और जब स्टॉक अगेन शेयर्स में कन्वर्ट होता है तब आपकी शेयर कैपिटल बढ़ती है, एंड शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तब आपको क्रेडिट करना है, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया। कुछ बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ये सबको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दीज रूल्स। Someone is saying something I'm not able to hear. See students, हे रूल तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. इफ इट इज अन असेट्स आइटम एंड अगर सपोज वो इंक्रीज हो रहे हैं, इफ असेट्स आर इंक्रीजिंग, तो हमें उसको क्या करना है, डेबिट। जब असेट्स इंक्रीज होते हैं, और जब असेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करना है, उस अकाउंट को, जर्नल एंट्री के रूल्स। नेक्स्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी के लिए क्या रूल है, फॉर लायबिलिटी अपोजिट है, ये किधर तो नोट करो। जब लायबिलिटी कम हो जाती है तो डेबिट किया जाता है, एंड जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है। बस खाली मैंने एरो चेंज किया, बाकी पोजीशन सेम है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, सो दैट यू विल रिमेंबर दोज एरोज प्रॉपर्ली। एंड इन लास्ट केस, if it is income item or if it is a gain, always credit, and if it is an expense item or a loss, always debit. That's it. These are the modern rules for passing this entry. अगर आपके ये strong है तो entry आप कोई भी बना सकते हो। Fifth, next entry, fifth, cancellation of unissued share capital। चलो, कोई स्टूडेंट इसका एंट्री ट्राई करेगा, थोड़ा मुश्किल है बट ट्राई करो। कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल, क्या एंट्री पास करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? परफेक्ट, नो एंट्री स्टूडेंट्स। सर वो अनइश्यूड है तो बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ रहेगा, और जो चीज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है उसको अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो एंट्री आएगी ही नहीं। ओके, बुक में अगर एंट्री की होती तो एंट्री आती ना, यहाँ पे अनइश्यूड का हमने कभी एंट्री नहीं पास किया रहेगा। कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल, नो एंट्री। तो ये 5 चीजें याद रखो अल्टरेशन में आएगी। कौन सी? सब डिविजन, कंसोलिडेशन, शेयर्स टू स्टॉक, स्टॉक टू शेयर्स, एंड कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल। चलो अभी अगले स्टेप पे जाते हैं, बी पार्ट पे। बी पार्ट जो आपने लिखा है मेन हेडिंग,
ये हो गया रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर चर्चा करते हैं। When face value is changed, equity share capital account debit to equity share capital account to capital reduction account. Capital reduction account. Now let us understand what it means. पे अटेंशन, रिडक्शन में हमारी अमाउंट कम होने वाली है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे ड्रामा में याद करो, ड्रामा में इक्विटी शेयर होल्डर आए थे, थोड़ी देर के लिए मान लो उनके पास एक शेयर था 100 रुपए का। जज ने बोला कि 100 रुपए में से 20 रुपए का क्लेम हटाना पड़ेगा, तो वो राजी हो गए थे कि नहीं? उनको पूछा गया था आपकी कैपिटल कम कराई जाएगी, क्या आपको मंजूर है? उन्होंने कहा यस। उनसे पूछा गया कि आपको 20 रुपए का क्लेम छोड़ना पड़ेगा, आपने 100 रुपया पे किया है फेस वैल्यू, आपका 20 रुपए आपको छोड़ना पड़ेगा और अभी नई फेस वैल्यू मानी जाएगी 80 रुपए की। ऐसा अगर स्कीम में लिखा है ना, तो एंट्री कैसे पास करोगे? पहले तो ये पुराना वाला जो फेस वैल्यू उसको कैंसिल करना पड़ेगा, यस और नो? लायबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं मतलब लायबिलिटी गिर रही है, तो अभी अभी मैंने रूल लिख के दिया था, जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करना पड़ता है। फिर इसके बाद मुझे एक नई लायबिलिटी खड़ी करनी है 80 रुपए की, तो इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। और ये 20 रुपए का जरा सोचो कंपनी के एंगल से, कंपनी के एंगल से सोचना स्टूडेंट्स, ये 20 रुपया कंपनी के लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इतना तो आप बता सकते हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू फायदा हुआ है। तो फायदा हुआ मतलब डेफिनेटली क्रेडिट करना पड़ेगा। इनकम और गेन के लिए रूल क्या है? ऑलवेज क्रेडिट। क्रेडिट तो सर हम करेंगे 20 रुपया, पर अकाउंट उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे पीएनएल अकाउंट नहीं आएगा। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में सारे फायदे और सारे नुकसान कवर करने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, जिस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या कोई तो इसको कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बुलाता है, या समटाइम्स इट इज सिंपली कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ओनली। तो आप तीनों में से कोई एक अमाउंट, एक नाम यूज कर सकते हो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ओके, सेकेंड केस, when face value remains same but paid up value is changed। पेड अप वैल्यू चेंज हो जाएगी। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू सेम रहेगी, बट पेड अप वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका एंट्री क्या आएगा? लेट्स सी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहां पे अमाउंट कौन सा आएगा? लिसन नाउ,
पे अटेंशन नाउ। इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक शेयर था 100 रुपए का, इसको हम बोलेंगे ओल्ड फेस वैल्यू। अब कोर्ट में उनसे कहा जा रहा है, कोर्ट में कहा जा रहा है कि आपकी शेयर की फेस वैल्यू हम नहीं चेंज करेंगे, बट आप 20 रुपए का क्लेम कम करा दो। आपने पेड कितना किया? 100 रुपया, एग्री। अब आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, बट जरा कंपनी की हालत तो देखो, थोड़ा और पैसा आपको लाना पड़ेगा कंपनी को बचाने के लिए। तो वो कैसे हम मानेंगे? आपने पेडअप तो 100 किया था, बट अभी हम पेडअप कितना मानेंगे? सिर्फ 80 रुपया पेडअप मानेंगे। हमारे बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में हम आपका 100 रुपया पेडअप नहीं लिखेंगे, फुल्ली पेडअप नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे पार्टली पेडअप। 80 रुपीज ही अब तक मिला है, फिर फ्यूचर में आपको 20 रुपया और देना पड़ेगा। क्या आप इसको मंजूर करते हो? इफ इट इज यस, तो फिर ये एंट्री आएगी स्टूडेंट्स। फेस वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, ओल्ड में और नए में फेस वैल्यू सेम है, बस खाली उनका क्लेम वो छोड़ रहे हैं पेड अप वैल्यू का। मतलब फ्यूचर में उनको 20 रुपए और लाना पड़ेगा। पहले केस में 20 रुपए लाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने गिव अप कर दिया था, क्योंकि वहां पे फेस वैल्यू चेंज हो रहा है। अभी फ्यूचर में उनको और 20 रुपए लाने की जरूरत है, बट यहाँ पे अलग चीज है। यहाँ पे फ्यूचर में कंपनी 20 रुपया मांग सकती है इनसे। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे एंट्री आएगी 20 रुपीज जो गिव अप किया है, क्लेम गिव अप इक्वल टू 20, फिर 20 रुपीज 20 रुपीज। ओके, क्लियर? सिंपली हम रिड्यूस करेंगे हमारे कैपिटल को 20 रुपए से। 100 रुपए का ऑलरेडी कैपिटल है, 20 रुपए का डेबिट पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे बुक में एंट्री क्या आएगी? 80 की हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, when question is silent, always assume face value is changed। जब भी कभी कभी क्वेश्चन में आपको बताया नहीं जाता कि फेस वैल्यू बदली है या नहीं, पहला एंट्री पास करना है या सेकेंड एंट्री पास करना है, इन दैट केस यू विल ऑलवेज सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट। फेस वैल्यू चेंज हुआ है ऐसे एज्यूम करके फर्स्ट एंट्री आप पास करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्टूडेंट रिडक्शन के एंट्रीज। नाउ सी पार्ट, सरेंडर ऑफ शेयर्स। आज फक्त एंट्री करूनच आपण वाइंड अप करूया स्टूडेंट्स, ठीक है? जास्त बर्डन होत असेल तर। सरेंडर जब किया जाता है ना शेयर्स, इक्विटी वालों को कहा जाता है तुम्हारे शेयर सरेंडर करो कंपनी के पास। मतलब जो डॉक्यूमेंट है, शेयर सर्टिफिकेट है, वो सारे सरेंडर कर दो, अभी वो कंपनी के लॉकर में रहेंगे। इसका एंट्री पास किया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कम हो गया ना कैपिटल इसलिए, और कौन से अकाउंट में डाल दिया कंपनी ने? टू शेयर सरेंडर अकाउंट, टू शेयर सरेंडर अकाउंट। अगर वो शेयर का नाम है तो इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। सर अभी ये सरेंडर किए हुए शेयर्स का क्या करेगी कंपनी? री इशू कर सकती है। अगर री इशू कर रहा है तो एंट्री क्या आएगा? पहले एंट्री का अपोजिट, री इशू ऑफ सरेंडर शेयर्स। तो एंट्री विल बी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। Write down share surrender account debit to equity share capital account.
जनरल री इशू बहुत रेयरली होता है बिकॉज कंपनी को बचाना है, तो जनरली शेयर सरेंडर होने के बाद उसको कैंसिल किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा केस रहेगा सरेंडर्ड शेयर्स कैंसल्ड। तो कुछ शेयर्स ही अगर गिव अप कर रहा है कोई शेयर होल्डर्स, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? सीधा सीधा यहाँ पे लायबिलिटी कम हो रही है स्टूडेंट्स कंपनी की, शेयर्स को सरेंडर किया जा रहा है, कैंसिल भी किया जा रहा है, तो सीधा सीधा लायबिलिटी जीरो बनाई जा रही है उस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, शेयर्स ट्रांजैक्शन। तो ये तो सीधा सीधा सर कंपनी का तो फायदा है। तो एंट्री क्या आएगा? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फायदा हुआ इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पिक्चर में आया। फायदा नुकसान जब होगा तब ये अकाउंट जरूर आएगा एंट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे, दैट इज कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। इस टॉपिक में अगर एमसीक्यू बनेंगे तो जर्नल एंट्री से रिगार्डिंग ही बनेंगे। व्हाट अगर ऐसा ऐसा हुआ तो क्या डेबिट होगा, अगर सब डिवीजन हो गया तो क्या क्रेडिट होगा, बस। और अमाउंट के साथ पूछा जा सकता है, तो वो अमाउंट को सॉल्व करके अमाउंट बताना है, डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाला अमाउंट, बस यही इसमें एमसीक्यू बनने के चांसेस है। एंट्री स्ट्रांग रहेंगे तो जल्दी आंसर दे पाओगे। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में क्या क्या आएगा, लेट अस राइट वन बाय वन। फर्स्ट, डिक्रीज इन असेट वैल्यू। ये सब चीजें बताई जाएगी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में, ये असेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, वो सब स्कीम में लिखा होता है कि आज से बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख मानी जाएगी, आपके बैलेंस शीट में 3 लाख है, और आगे से ये बिल्डिंग 3 लाख की नहीं है, मार्केट के हिसाब से ये 2 लाख की है, तो बैलेंस शीट में 2 लाख की दिखाओ। तो ये तो सीधा सीधा मेरे असेट की वैल्यू कम हो रही है। तो आप ही बताओ, जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो रूल क्या कहता है, असेट डिक्रीज के केस में असेट को कहाँ डालना चाहिए बताइए एज पर द रूल? डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में लिखूं असेट को जर्नल एंट्री में? क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट ऐसे एंट्री बाहर नहीं करना है आपको, जो भी असेट टू असेट अकाउंट सर आपने कर दिया, डेबिट क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम होने से सर हमें तो लॉस हो रहा है, तो लॉस कौन से अकाउंट में लिखोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ओके, जो लॉस हुआ वो अमाउंट आएगी, रिडक्शन इन वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू जितने से रिड्यूस हुआ। तो लिख ही देता हूं क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। रिड्यूस बाय जितने से रिड्यूस हुई वो अमाउंट आएगी। सेकंड, इसके अपोजिट, इंक्रीज इन असेट वैल्यू, कोई कोई असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये तो हमारा फायदा है। तो फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वैल्यू कौन सी डेबिट करनी है? इंक्रीज बाय
आई हैव नोटिस एंड आई हैव विथ माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मैं पहली बार लिख के दे रहा हूँ ये अमाउंट, सो दैट कोई स्कोप ही नहीं रहेगा डाउट का। थर्ड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ जनरल लिख रहा हूँ लायबिलिटी। असेट के केस में क्या हो सकता है, इट कैन बी फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल नहीं सॉरी, फिक्स असेट्स ओनली। It can be investments, it can be stock, debtors, anything. And when I talk about liability, it can be anything. Creditors हो सकता है, कोई प्रोविजन हो सकती है, वॉट एवर। सो अगर वो डिक्रीज हो रही है तो बताइए व्हेन लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग, व्हाट द जनरल एंट्री रूल सेज, उसको क्या करना चाहिए, डेबिट करनी चाहिए, क्रेडिट करनी चाहिए जब लायबिलिटी कम हो जाती है? यस निखिल, डेबिट करना चाहिए। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। और जब लायबिलिटी कम होती है तो हमारा फायदा होता है, कंपनी के एंगल से सोचो तो वो फायदा जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जितने से रिड्यूस हुई वो अमाउंट आएगी, रिड्यूस्ड बाय वाली अमाउंट। क्वेश्चन में इसके इस अमाउंट को लेके ट्विस्ट रहते हैं। नरेशन में सब वही आएगा जो हेडिंग लिखा है, खाली वर्ड याद करना है, आगे लिखना है, ऐड करना है बिंग। चलो फटाफट फोर्थ वाला लिख देते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ये हम डिस्कस नहीं करते, अपोजिट होगा डिक्रीज के। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी अकाउंट। increased by, increase by। इसका भी एंट्री सेम, नई लायबिलिटी रिकॉर्ड की गई। एक ऐसा ट्रांजैक्शन था जो अब तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था और सडनली याद आया कंपनी को, अरे मुझे इसके भी पैसे देने हैं। पैसे देने हैं मतलब लायबिलिटी है, और अभी याद आ गया है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बताइए, अब तक आपको मालूम नहीं था कि ये पैसे आपको देने हैं और सडनली आपको ये पैसे देने पड़ रहे हैं, तो सीधा सीधा नुकसान हो गया कि नहीं? मतलब थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, आपको पता है कि आपको आपके फ्रेंड को 500 रुपया देना है, एक पर्टिकुलर फ्रेंड को। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आपको यही मालूम है अब तक कि 500 ही देना है। बट सडनली एक दिन दूसरा फ्रेंड आके बोलता है, अरे तूने मेरे से 100 रुपया दिए थे वो भी दे दो। तो सडनली आपने सोचा था कि 500 ही मुझे देना है, अब आपको देना है टोटल 600 600 देना है। तो टेल मी, सडनली आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई कि नहीं सडनली? और जो रिकॉर्ड भी नहीं थी, तो उसको बुक में कैसे लाया जाए? एक तो आपका नुकसान हो गया, तो वो नुकसान बुक कर लीजिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी नई रिकॉर्ड कर लीजिए, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगी वो नई लायबिलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो नई लायबिलिटी अगर रिकॉर्ड करनी है तो भी यही एंट्री। मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं था पर अभी हमें देना पड़ रहा है, कंफर्म हो गई है वो लायबिलिटी। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, खर्चा तो होगा, कोर्ट के फीस और भी कई फीस है वो देने पड़ते हैं। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते वक्त बहुत सारे खर्चे पे करने पड़ते हैं। तो पेमेंट करेंगे तो
हमारा कैश बैंक के ऊपर असर आएगा स्टूडेंट्स। तो टेल मी इसका एंट्री क्या पास करूँ मैं? आप बना सकते हो एंट्री इसका? वेरी गुड। ये नुकसान हो रहा है मेरा, नुकसान बोलो या फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट किया जाएगा कौन से अकाउंट को? इंस्टेड ऑफ P&L वी विल टेक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या हमारा पैसा कम हो रहा है इसलिए डेबिट कर दिया इसको। नेक्स्ट, कैंसलेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड है वो? अनरिकॉर्डेड। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसलेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो स्टूडेंट्स व्हाट डू यू थिंक इसका एंट्री क्या आना चाहिए? सबको लॉजिक पता है इसका नो एंट्री क्यों? पता ही होगा, बस खाली आपको अभी उसको बताने के लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं फटाफट क्विकली बता देता हूँ। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड। लायबिलिटी साइड में सारे लायबिलिटीज रिकॉर्डेड है 500, 600। रिकॉर्डेड का मतलब तो आप जानते हो ना, रिकॉर्डेड का मतलब है एंट्री पास हो चुकी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसलिए वो दिखाई दे रहे बैलेंस शीट में। अब सडनली मुझे एक पता था कि एक फ्रेंड या आके बोला, मतलब मुझे बताया उसने कि आपको मुझे 500 देने थे, पर अभी एक काम करते हैं, आपकी कंपनी डूब रही है तो मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए। ओके, तो मैंने ये देखा कि ये 500 मेरे बैलेंस शीट में है क्या? स्टूडेंट्स, ये 500 रिजर्व सरप्लस के है, शेयर कैपिटल है, और ये क्रेडिटर्स है। तो मैंने देखा अरे ये फ्रेंड जो बोल रहा है 500 रुपये कैंसिल किया, ये तो मेरे अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अगर बुक में मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसको कैंसिल कैसे करूं एंट्री मार के? इसलिए इस 500 जो कैंसिल हुआ है इसकी नो एंट्री आएगी स्टूडेंट्स। तो अभी लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अनरिकॉर्डेड, जो फ्रिक्वेंटली आती है। एग्जाम्पल्स ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली आते हैं, वो लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर ये बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है तो अनरिकॉर्डेड है। सेकेंड, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, आपको पता ही है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कभी हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, अगर वो कैंसिल हो गई तो उसकी एंट्री नहीं पास करनी है, बिकॉज हम कभी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। और कोई एनी अदर ऑब्लिगेशंस, अनरिकॉर्डेड ऑब्लिगेशंस। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेवेंथ, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग थिंग स्टूडेंट्स। अब हम कैंसिल नहीं कर रहे उनको, उनको पेमेंट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था बैलेंस शीट में, 500 रुपए का फ्रेंड ने बोला कि आपको देने थे, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब ये कैंसिल नहीं कर रहे हम लोग, हम इस 500 का पेमेंट करेंगे। तो बताइए, पेमेंट करने से क्या मेरे बैंक के ऊपर असर आएगा असेट साइड पे? हाँ सर, जरूर आएगा। आप पेमेंट कर रहे हो, 500 रुपये भले आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, पर पेमेंट कर रहे हो, जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है उससे बैंक के ऊपर तो असर आएगा। और बैंक मेरा असेट है, और असेट्स जब गिर जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा जितने से पेमेंट होगी। डेबिट क्या करे सर? क्योंकि डेबिट लायबिलिटी का नाम तो नहीं लिख सकते, बिकॉज लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड है।
तो सीधा सीधा बोलो ना कि 500 रुपया जो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो रिकॉर्ड नहीं किया था, उसकी मैंने पेमेंट की, तो इट इज एज गुड एज लॉस फॉर मी। यस और नो? जो हमने कभी सोचा नहीं था, अब सडनली मुझे पेमेंट करनी पड़ रही है, तो इट्स अ लॉस फॉर मी, और वो लॉस जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये उसके पीछे लॉजिक है। ओके, क्योंकि जो चीज आपने कभी सोची नहीं थी, रिकॉर्ड नहीं की थी, मालूम नहीं था, सडनली उस चीज का आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो बैंक में से पैसे तो गए और लॉस की तरह उसको बुक करना है। नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ। अभी यहाँ पे कैसे है ना, ये खर्चा अगर रिकॉर्डेड लायबिलिटी का होता ना नीलेश, तो लायबिलिटी का नाम आता, मतलब क्रेडिटर का अगर पेमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे फिर कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, फिर क्रेडिटर को पेमेंट करें तो एंट्री क्या आता, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कब आएगा? ओनली व्हेन इट इज एन फायदा या नुकसान हो रहा है तभी। ओके, एक्सपेंस के वक्त इन कैपिटल रिडक्शन नहीं आता, एक्सपेंस के वक्त कैपिटल रिडक्शन आता। ओके, यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए डेबिट किया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, असेट सोल्ड। मान लीजिए प्रॉफिट पे, ये तो सबसे बेसिक एंट्री है, ये तो सिखानी नहीं चाहिए। आप असेट बेच रहे हो और प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या क्या चीजें हो रही है? एक तो असेट जा रहा है आपके हाथ से, असेट्स कम हो रहे हैं, तो सर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। असेट्स हम बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो बैंक बैंक का बैंक वाला जो असेट है वो हमारा बढ़ रहा है, इसलिए उसको डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट कौन से अकाउंट को करने का? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट, बैंक में जाएगा सेल वैल्यू, असेट में जाएगा बुक वैल्यू। लॉस का एंट्री में लिख के नहीं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, लॉस का आपको पता ही है कि एंट्री आएगा असेट्स सोल्ड एट लॉस। एंड बाय द वे, ये जिस असेट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा असेट है? रिकॉर्डेड असेट है। जनरली रिकॉर्डेड असेट का ही एंट्री आता है, बट यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो, यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो। काय रे, काय खातोय? आम्हाला पण दे। अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड ॲट, सोल्ड, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। येस कृतिक, आम्हाला पण पाठव, काही नारळ पाणी वगैरे खातोयस तर। अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, चलो एंट्री क्या आएगी इसकी जरा सोचो आप। कैसे नो एंट्री? एंट्री, नो एंट्री बिल्कुल नहीं, बेच रहे हो तो पैसा आएगा। हाँ, बैंक, बैंक टू कैपिटल रिडक्शन ना। ओके, ओके, एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू थिंक? अनरिकॉर्डेड असेट है, तो असेट अकाउंट तो इधर नहीं आएगा डेफिनेटली, बिकॉज वो रिकॉर्ड ही नहीं था। बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, एक तो पैसा आ रहा है, उसकी एंट्री डेबिट कर दिया, और तो और जो चीज अपने पास नहीं थी सडनली आ गई और उसको बेच भी दिया, तो ये तो फायदा हो गया ना, फायदा कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, पूरा का पूरा फायदा है।
पूरा फायदा ही है, प्रॉफिट ही है इसमें, क्योंकि अनरिकॉर्डेड था। नेक्स्ट, न्यू डिबेंचर्स इशूड टू ओल्ड डिबेंचर्स। तो जब ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो स्टूडेंट्स आपको पहले पुराने वाले डिबेंचर्स को कैंसिल करना पड़ता है। पुराने डिबेंचर्स कैंसिल, नए वाले डिबेंचर्स इनकॉर्पोरेट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो लायबिलिटी वाला रूल फॉलो करो। पुराने डिबेंचर को कैंसिल करना है, लायबिलिटी को कैंसिल करना है, मतलब कम करना है। तो एंट्री आएगी ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और नए डिबेंचर की लायबिलिटी हमें खड़ी करनी है बुक्स में। तो लायबिलिटी जब आती है, इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। सो टू न्यू डिबेंचर्स। तो ये एंट्री याद रखना, ओल्ड टू न्यू। लॉजिक के साथ भी आप याद कर सकते हो इसको। ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। Okay, write down this, then we will go ahead. और 5 एंट्री है स्टूडेंट्स, फिर वाइंड अप करेंगे। ओके फाइन, यहाँ तक आपने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड डिबेंचर्स आर सेटल्ड बाय कैश, पब्लिक शेयर्स, पब्लिक असेट्स। ओके, लिसन, ये ट्रांजैक्शन क्या है? हमारी जो लायबिलिटी है ना, जो डिबेंचर के फॉर्म में, उनको कोर्ट में लाके पूछा जा रहा है आपको 1000 रुपया हमें देना है, कंपनी को 1000 रुपया देना है। तो उस 1000 रुपये के बदले में हम आपको 200 का कैश देते हैं, हम आपको 300 का शेयर्स देते हैं, और आपको में हम 200 का असेट्स देते हैं। याद करो, वो ड्रामा आपके सामने आना चाहिए। डिबेंचर वालों को जज क्या कह रहा है, हम आपको 1000, कंपनी को आपको 1000 देना है, आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है कंपनी में। अब उसके बदले में हम आपको 200 रुपये का कैश देते हैं, 300 रुपये का शेयर्स देते हैं, 200 रुपये का असेट देते हैं। क्या आपको मंजूर है? डिबेंचर होल्डर से कहा ये तो 700 ही होगा, हो गया। 300 का क्या? 300 गिव अप करो, सैक्रिफाइस करो, कंपनी की हालत देखो, 700 मिल रहा है ना, उसी में ही खुश रहो। तो वो अगर रेडी हो जाते तो इसका एंट्री हमें पास करना है। पहले वाला क्या था? पहले वाला था 1000 रुपए के डिबेंचर्स कैंसिल होके नए डिबेंचर 1000 के मिल रहे हैं, खाली इंटरेस्ट रेट चेंज कभी कभी होता है। पहले में 5% दे रहे थे, तो बाद में शायद 3% देंगे। और कभी कभी अमाउंट भी रिड्यूस हो जाता है। अमाउंट रिड्यूस हो गया तो फायदा बुक करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो चलो अभी इसका एंट्री पास करते हैं। सुनो, इजी एंट्री है। एक तो डिबेंचर कैंसिल हो रहा है 1000 के, तो डिबेंचर मतलब लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, तो उसको मैं डेबिट मारूंगा, ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1000 से। फिर हम उनको कैश दे रहे हैं, कैश मेरा असेट है, कैश देने से मेरा असेट कम हो रहा है, तो असेट कम हो रहा है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा टू कैश अकाउंट 200। शेयर्स, शेयर्स मेरे लिए लायबिलिटी है, और मैं 300 का शेयर जब इशू कर रहा हूँ डिबेंचर वालों को, तो मेरी नई लायबिलिटी खड़ी हो रही है 300 से। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट करना पड़ता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 300। मैं असेट 200 को दूंगा डिबेंचर वालों को, तो मेरे असेट्स कम हो जाएंगे टू असेट्स अकाउंट 200। और जो बच गया बैलेंस 300 का, वो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, गिव अप किया क्लेम। ये तो कंपनी के लिए फायदा हुआ ना, 300 किसी को देना ही नहीं है, तो फायदा मैंने बुक कर दिया क्रेडिट साइड में टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज इनकम एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिटेड।
आई होप आपको ये एंट्री प्रॉपरली समझ में आया। अमाउंट चेंज होंगे क्वेश्चंस में, बस खाली ये एग्जांपल के लिए दिया। और कभी कभी मैं आपको बता दूं, ये जो असेट्स 200 को दे रहे हैं ना, इसकी एक्चुअली बुक वैल्यू होती है 150 ही। 150 का असेट डिबेंचर वालों को 200 में दिया जाता है। 150 का असेट डिबेंचर वालों को 200 में दिया जाता है, और कंपनी बीच में 50 रुपए का फायदा होता है। तो वो 50 रुपए का फायदा भी जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, अगर ऐसा हो गया तो। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉरगो। फॉरगो का मतलब गिव अप या सैक्रिफाइस। क्रेडिटर्स फॉरगो देयर क्लेम। क्रेडिटर्स ने अपना क्लेम रिड्यूस कर दिया। बताइए इसकी एंट्री क्या आएगी? देखो मैं खाली अभी नाम चेंज करके एंट्रीज दे रहा हूँ। बेसिक जो आपने पढ़ा ना, लायबिलिटी रिड्यूस, तो लायबिलिटी रिड्यूस की एंट्री, हाँ बोलो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया बिकॉज लायबिलिटी कम हो रही है, और जितने से कम होगी उतना अमाउंट आएगा रिड्यूस्ड बाय में, अमाउंट कॉलम में, और वो हमारा फायदा होगा। लायबिलिटी कम हो रही है तो फायदा हो रहा है ना स्टूडेंट्स। सो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एसेट कम होंगे तो नुकसान होगा, लायबिलिटी कम होगी तो फायदा होगा, तो वो रिवर्स आपको पता ही है सबको। नेक्स्ट, सेकंड थर्ड लास्ट एंट्री, डायरेक्टर्स रिफंड देयर फीस। उनको जो फीस दी गई है डायरेक्टर्स लोगों को उनकी सर्विस की, वो बेचारे लोग अपनी फीस रिफंड कर रहे हैं कंपनी बचाने के लिए। तो बताइए इसका एंट्री क्या पास करें? पैसा आ रहा है ना वापस। परफेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक थोड़ा लिख लो, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा था। फिर आखिर के 2 एंट्री डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 14th, securities premium or any other reserve used for reconstruction purpose अब पहले ना इसका मतलब जान लीजिए, तो आप खुद एंट्री मुझे बताओगे। ये जो कंपनी है ये डूब रही है, उसकी बैलेंस शीट ये है, और लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। उसमें से मैं अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करूँ, इधर 10,000 रुपया है। एक तो कंपनी डूब रही है, फिर रिजर्व में पैसा रख के क्या काम इसका? रिजर्व का पैसा इस्तेमाल करो कंपनी को बचाने के लिए। तो ये यही ट्रांजैक्शन है, हम रिजर्व का पैसा यूज कर रहे हैं कंपनी बचाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। तो अगर बताइए
मैं प्रीमियम में से पूरा का पूरा 10,000 निकाल दूं तो नई बैलेंस शीट में प्रीमियम कितना दिखेगा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन में? नील। तो जरा इसका एंट्री बनाओ ना, यहाँ पे लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं हम लोग, 10,000 का रिजर्व ही हम पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं। तो जरा एंट्री बता सकते हो क्या एंट्री आएगी इसकी? यस, जो रिजर्व हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यूज कैसे करेंगे? उसको पूरा यूज करते हैं तो डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी कम हो जाएगी। और कहाँ यूज कर रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके। रिजर्व यहाँ पे नाम कुछ भी आ सकता है, अलग अलग, जनरल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन भी आ सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कैप सिक्योरिटीज प्रीमियम का। And the last entry, which is very important entry, write off fictitious assets, miscellaneous expenses, and losses। अभी एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, ये कंपनी डूब रही है, तो ये डूबी हुई कंपनी की इंटेंजिबल एसेट्स की कोई वैल्यू होगी क्या? क्या इस कंपनी का कोई गुडविल होगा क्या? तो जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं या वी कैन से फिक्टिशियस एसेट्स हैं, वो सब आपको उड़ा देने हैं। शूट एट साइट, मतलब जैसे आपको ये दिखाई दे ना बैलेंस शीट में, ये पहले एंट्री पास करो, तो ये सारे एसेट्स हम उड़ा दे रहे हैं, एसेट्स खत्म कर रहे हैं। और एसेट्स खत्म करना मतलब उस एसेट्स की एंट्री कहाँ पे करेंगे? क्रेडिट साइड में, यस और नो? और ये हमारे लिए नुकसान है, हमारे एसेट्स कम हो रहा है, तो ये नुकसान हम रिपोर्ट करेंगे डेबिट साइड में थ्रू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये डेबिट कर दिया, और जो जो एसेट हम कम करेंगे उसके नाम आएंगे, तो गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट्स कॉपीराइट्स जो भी रहेगा। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एग्जांपल्स लिख रहे हैं हम फिक्टिशियस एसेट्स का, टू डिस्काउंट ऑन इशू। ओके, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है। नेक्स्ट टू अंडरराइटिंग कमीशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में लॉस रहता है ना, तो वो लॉसेस जो हमने इतने साल से एक्यूमुलेट किए हुए लॉसेस है, आज उस लॉस को हम खत्म कर देंगे, बिकॉज वो अच्छा नहीं दिख रहा है एसेट साइड में लॉस। इससे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा अपनी कंपनी में, इसलिए हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने कंपनी को। तो ये आखिरी एंट्री था स्टूडेंट्स, ठीक है। आज के लिए इंटरेस्ट इनफ है, फिर मैं कल छोटा सा लेजर फॉर्मेट बताऊंगा। लेजर के 2-3 सम्स करने के बाद आपको आदत हो जाएगी इस टॉपिक की कि कैसे रिकॉर्डिंग करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। पीएनएल जैसा ही है, पीएनएल जैसा ही है, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ओके, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे लेजर के, नुकसान होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। बस खाली वो थोड़ा मैं आपको डायग्रामेटिक वे से बताऊंगा कल। और जो बैलेंस आता है क्लोजर होने के बाद, वो बैलेंस का क्या करना है, क्या नाम है, वो बताऊंगा कल। कल एफए का पेपर है क्या? उसमें हाँ, उसमें फिर ये फेवरेट ऑब्जेक्टिव आने के चांस है। चलो मैं बता देता हूँ। ये है लेजर अकाउंट कैपिटल रिडक्शन का, आप जरा प्रॉपरली बना देना। ये डेबिट साइड में सारे आप लिखोगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पे सारे रिपोर्ट करोगे। जब भी कंपनी का फायदा होगा, इनकम एंड गेन्स।
डेबिट साइड में जब बैलेंस आएगा, या अगर डेबिट साइड में, जनरली डेबिट साइड में ही आता है बैलेंस, तो उसका नाम रखेंगे हम टू कैपिटल रिजर्व। सो फेवरेट एडजस्टमेंट है, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट साइड में कभी आता नहीं है बैलेंस, अगर आ भी गया तो उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं, बट इट इज एडवांस प्रॉब्लम्स, नहीं आता जनरली, क्योंकि पूरा कोशिश यही है कि कंपनी को बचाया जाए, और फिर कंपनी को बचाने के बाद जो फायदा होता है ना अल्टीमेटली, ये फायदा, ये कोई रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है जो इसमें से डिविडेंड बांटा बांटा जाएगा स्टूडेंट। क्या ये एक्टिविटी, यही बिजनेस है क्या कंपनी का, कि कंपनी को बंद मतलब गिराओ और फिर उसको बचाओ और कमाओ? नहीं ना, ये इरेगुलर एक्टिविटी है, दैट इज वाई ये इरेगुलर प्रॉफिट है, कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और इसमें से कभी डिविडेंड दिया नहीं जाएगा। ये लॉजिक है उसके पीछे, इट इज नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, तो इनफ है, कल देख लेते हैं इसके आगे कैसे करना है, ठीक है।